Good morning class. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson पाठ विराम चिन्ह। बच्चों आज हम इस क्लास में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम माने क्या होता है। तो बच्चों विराम शब्द का अर्थ है रुकना व ठहरना। विराम शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? रुकना व ठहरना। कभी कभी आपने सुना होगा जैसे गांव के लोग होते कहते थोड़ा सा विश्राम कर लो या विराम कर लो, यानी कि थोड़ा रुक जाओ और आराम कर लो, ऐसे बोलते हैं। विराम माने भी क्या होता है? रुकना। पहले लोग विराम भी बोला करते थे। और विराम का अर्थ क्या है बच्चों? रुकना। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये विराम क्या होता है। उदाहरण में लिखा है रोको मत जाने दो। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें कहीं भी कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, लास्ट में केवल क्या लगा है? पूर्ण विराम लगा है। तो पहले में उदाहरण में लिखा रोको मत जाने दो, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है, रोको मत जाने दो। दूसरे में है रोको, फिर यहाँ पे क्या है? ये अल्प विराम लगा है, रोको मत जाने दो, यानी कि क्या कर रहा है? रोको मत जाने दो, यानी कि किसी व्यक्ति को रोको, उसे मत जाने दो। पहले वाले में क्या था? रोको मत जाने दो, कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो दूसरा वाला है रोको, थोड़ा देर रुके, मत जाने दो, यानी कि यहाँ पे अल्प विराम लगा है, तो रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत जाने दो। तीसरे वाले में है रुको मत, सॉरी रोको मत जाने दो। तीसरे वाले में क्या है? रोको मत, अल्प विराम लगा, पर कहाँ लगा इस बात पे भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाले में कहाँ लगा था? रोको के बाद लगा था, और इसमें कहाँ लगा बच्चों? रोको मत, यानी कि मत के बाद अल्प विराम लगा है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? रोको मत जाने दो। जैसे मैंने वहां पे बोला ना, रोको मत, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुकी, रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको नहीं, उसको जाने दो। जो दूसरा वाला था रोको, यहाँ पे रोको के बाद अल्प विराम लगा है ना, तो रोको मत जाने दो। ठीक है। दूसरे वाले में क्या था कि किसी व्यक्ति को रोकना है, उसको जाने नहीं देना है। और तीसरे वाले में रोको मत जाने दो। इससे क्या अर्थ स्पष्ट होता है? दोनों का अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो रहा है। तीसरे वाले में किसी व्यक्ति को रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। इस तरीके से ये उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको अल्प विराम के बारे में बताया। आपको भी ये अल्प विराम और पूर्ण विराम समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि पूर्ण विराम हमेशा जो भी वाक्य होते हैं उसके अंत में लगता है, अल्प विराम बीच में लगाते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए कि विराम चिन्ह क्या है, उसकी हम परिभाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। परिभाषा भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए बीच में रुकने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। भावों व विचारों को, क्या? भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इससे क्या होता है? हमारा जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है, जैसे कि मैंने ऊपर उदाहरण में भी आपको बताया। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? विराम चिन्ह के 8 प्रकार होते हैं। पहला है योजक चिन्ह। इसका चिन्ह कैसा है बच्चों? ये है उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। ये क्या है? आपके 8 विराम चिन्ह हैं। अब हम इन विराम चिन्हों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एक विराम चिन्हों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। आपको ये चीज समझ में आ ही गया होगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। विराम चिन्ह भावों व विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह के 8 प्रकार होते हैं।
कौन कौन से, ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़कर बताया। एक बार मैं और पढ़ लेती हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। पहला है योजक चिन्ह, दूसरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह और कोष्टक। ये हो गए आपके 8 विराम चिन्ह। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक विराम चिन्ह के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। पहला है अल्प विराम चिन्ह। सबसे पहले क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि अल्प, थोड़ी देर के लिए रुकना। अल्प का मतलब होता है बच्चों थोड़ी देर के लिए। पढ़ते अथवा बोलते समय जब बहुत थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पढ़ते या बोलते समय जब क्या थोड़ा रुकते हैं, कैसा रुकते हैं बच्चों? थोड़ा रुकते हैं, तब क्या लगता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे दिव्या, मानसी, सीमा तथा रीना। अगर हम इसको ऐसे पढ़ते, दिव्या, मानसी, सीमा तथा रीना कल घर जाएंगी, अर्थ स्पष्ट नहीं हो। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें और इसमें अल्प विराम का प्रयोग करें तो ये कैसे पढ़े जाएंगे? दिव्या, मानसी, सीमा तथा रीना कल घर जाएंगी, अर्थ में पूर्ण विराम। ठीक है ना? तो ये है यहाँ पर अल्प विराम, यानी कि थोड़ी देर, जब हमें क्या होता है? थोड़ा रुकना होता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा रुके। दिव्या, मानसी, सीमा तथा रीना कल घर जाएंगी। तो आपको बच्चों अल्प विराम अच्छे समझ में आ ही गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अर्ध विराम के बारे में भी समझ लेते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह क्या है और अल्प विराम का चिन्ह क्या है बच्चों? ये मैंने यहाँ पे आपको अल्प विराम का चिन्ह लगाकर भी समझाया। अब हम पढ़ते हैं अर्ध विराम। ये इसका चिन्ह है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना हो वहां, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना हो वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले वाले में थे जब थोड़ा रुकना होता है तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्ध विराम में जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा क्या और देर यानी कुछ देर रुका जाता है या रुकते हैं, वहां पे हमें किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। तो हम यहाँ पे अल्प विराम किए जा थोड़ा देर ज्यादा यहाँ पे रुके हैं और ये है अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। तो बच्चों आपको ये अर्ध विराम भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूर्ण विराम के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों पूर्ण विराम के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आप जब भी लिखते हैं तो लास्ट हिंदी में आखिरी में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। इसका तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं इसको और भी अच्छी तरीके से आपको समझा देती हूँ ताकि ये समझ में आ जाए और क्यों इसका प्रयोग करते हैं ये भी। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? ये पूर्ण विराम वाक्य के अंत या समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम कहाँ लगता है बच्चों? वाक्य के अंत या समाप्ति पर लगाया जाता है। जैसे कोई भी वाक्य खत्म होता है या समाप्त होता है तो क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, यानी कि यहाँ पर रुक जाइए, यानी कि पूर्ण विराम यहाँ पे खत्म हुआ, समाप्त हो गया। जैसे माँ गाना सुन रही है, यहाँ पे एक वाक्य खत्म हुआ, लास्ट में क्या लग गया? पूर्ण विराम। माँ गाना सुन रही है, ये आपका एक वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या लग गया? अंत में ये समाप्त हो गया, तो यहाँ पे क्या लग गया बच्चों? पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों इसको तो आप जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न यानी कि क्वेश्चन किए जाते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। क्या लगते हैं उनके अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। जैसे तुम स्कूल कब जाओगे, ये क्या है? ये प्रश्न पूछ रहा है ना कि तुम स्कूल कब जाओगे, इसके लास्ट में क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। उसी तरीके से बाहर कौन खड़ा है,
यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, पर हमको समझ में आ रहा है सेंटेंस में जो लिखा है, जिस वाक्य में क्या लिखा है कि हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। तो जब प्रश्न पूछ रहा है तो हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। जैसे कि बाहर कौन, कौन क्या है? कौन का मतलब है कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपको ये वाक्य एकदम अच्छे से समझ में आ ही जाता है कि हमको ये प्रश्नवाचक जो है वाक्य, और इसके अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह समझ में आ गया होगा। जिन वाक्यों में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाए हैं, तुम स्कूल कब जाओगे, बाहर कौन खड़ा है। तो ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इसका चिन्ह कैसे लगता है बच्चों? ऐसे मैंने आपको लगाकर यहाँ दिखाया भी है, ठीक है। अब है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है? ऐसे खुशी, दुख, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे कोई बात, अगर हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं या अचानक कोई चीज देख लेते हैं, डर जाते हैं, तो वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसके चिन्ह का ये जो है, ये इसका चिन्ह है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख रखा है, जैसे वाह, मैं जीत गए, यानी कि वाह बहुत खुश है, कह रहे ना, वाह मैं जीत गए, खुशी हो रहा है। तो वाह के बाद यहाँ पे ऐसे करके ये चिन्ह लगेगा। उसी तरीके से बाप रे, यहाँ पे क्या है? बाप रे इतना लंबा सांप, है ना, बाप रे, ये क्या इसमें डर रहा है, तो इसमें कहाँ पे लगेगा बच्चों? बाप रे के बाद ऐसे करके ये चिन्ह लग जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और अंत में पूर्ण विराम, ठीक है। तो बच्चों आपको ये विस्मयादि बोधक भी समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। छठा है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक किसे कहते हैं? ब्रैकेट, आप लोग पढ़ते होंगे ब्रैकेट लगाना। कोष्टक को हिंदी में बोलते हैं और ब्रैकेट इंग्लिश में बोला जाता है। तो कोष्टक चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। कोष्टक का चिन्ह क्या है बच्चों? ये इस तरीके का ये चिन्ह होता है, ऐसे हम इसको कोष्टक कहते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग कब किया जाता है? किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा, संज्ञा क्या है? नाम होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया? कोष्टक में इसको कोष्टक बना के इसके अंदर नाम लिख दिया। नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा यानी कि नाम, संज्ञा का मतलब नाम होता है ना, कि संज्ञा का नाम, तो उसको संज्ञा के बाद हमने कोष्टक बनाया और उसके अंदर लिख दिया नाम, ताकि ये समझ में आ जाए कि संज्ञा का मतलब क्या हुआ? नाम। तो ये समझ में आ रहा है। ऊपर भी लिखा किसी शब्द को अर्थ को स्पष्ट करने के, यानी कि संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरे भी उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे राहुल हंसते हुए हम जीत गए, हम जीत गए, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर कोष्टक बना दे ऐसे, ये है कोष्टक में, यानी कि राहुल हंसते हुए बोलता है कि हम जीत गए, और कौन हंस रहा है यहाँ पे? राहुल, और वो हंस रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या, इसमें कोष्टक में इसको लिख दी। चीज आपको समझ में आ ही गया होगा, कोष्टक वाला चिन्ह। अब हम आगे बढ़ते हैं, योजक चिन्ह को, योजक चिन्ह के बारे में भी पढ़ लेते हैं। योजक चिन्ह, और इसका चिन्ह क्या है? ये योजक चिन्ह, इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। योजक चिन्ह यानी कि दो शब्दों के बीच में जो संबंध होता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पहला है दिन रात, दिन और रात। दिन, अगर दिन है तो रात है, इसमें क्या, दोनों में क्या है? संबंध पता चल रहा है, इसीलिए इसमें ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण में आगे बढ़ते हैं। माता पिता, माता पिता में भी क्या है? संबंध पता चल रहा कि माता पिता दोनों में क्या है? संबंध है, तो इसीलिए यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग
किया जाएगा। तो बच्चों आपको योजक चिन्ह भी समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आखिरी और लास्ट चिन्ह को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। 8वां है उद्धरण चिन्ह। क्या है बच्चों? उद्धरण चिन्ह। इसको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं इंग्लिश में। ये इसका चिन्ह है। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम बुक पढ़ते हैं या उसमें कुछ वाक्य लिखे होते हैं तो उसमें ऐसे चिन्ह लगे होते हैं। उद्धरण चिन्ह के बारे में भी जान लेते हैं। जब किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में प्रकट किया जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? जब किसी के द्वारा कही गई, यानी कि मान लीजिए हम कोई बात कह रहे हैं तो हमारी बात को उसी रूप में प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए हम उसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे लाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, तो उनकी इन बात को बताने के लिए कि आराम हराम है, यहाँ पे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए हम दूसरे उदाहरण को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, तो इसमें भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। कहाँ पर? ऐसे जय जवान जय किसान। ये क्या है? किसी ने बात कही है, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए यानी कि और प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। विराम चिन्ह, हमने जितने भी विराम चिन्ह पढ़े और उसको एक एक करके आपको समझाया, उदाहरण भी समझाया, विराम के बारे में और विराम चिन्ह के बारे में भी आपको मैंने समझाया। तो बच्चों यह लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।